10 से 19 साल किसी भी बच्ची की ज़िंदगी में अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर लें इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू सोशल सर्विसेज विच इंक्लूड वाटर एंड सैनिटेशन, वो बच्ची अपनी अगली आने वाली ज़िंदगी जिस तरह से गुजारेगी, आपको फिर बाकी का उसका फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है, तो वो उसमें मेजर जो हर्डल्स हैं वो आपके ख्याल से क्या होते हैं? सिंध में सिर्फ एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है। डाटा उठा के देखें चाइल्ड मैरिज सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है, सिंध में हो रही है। एक ही घर के अंदर वो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है लड़के के ऊपर, और लड़कियां जो होती हैं तालीम में भी पीछे रह रही होती हैं, खुराक में भी पीछे रह रही होती हैं। खुदारा अपने बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन वो इतना इनेबलिंग बनाएं कि वो आपको बताएं कि अगर किसी ने उनको गलत छुआ है, चाहे वो चाचा है, मामा है, ताया है, खालू है, भाई है, बड़ा कारी साहब है, जो कुछ भी है, बच्चों को बताएं कि अगर कोई भी चीज अगर जिनसे वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, वो फौरन आकर अपने माँ या बाप को बताएं। You belong to Islam? No. It's a ethnic mixture. My father is from Ahmedabad. My mother is from Lahore. अच्छा। हाँ, but I didn't live here. I was born in Saudi Arabia. I live here, I mean, for like almost like 20 good years over there. और फिर मेरी सारी एजुकेशन वहाँ की है. Then I came back in 1999. Right. And did you complete your masters? Masters, MPhil, PhD में एनरोल करवा के छोड़ा. वो भी इस वजह से छोड़ा कि सेक्सुअल हरासमेंट का केस डाला मैंने. सेक्सिस्ट रिमार्क्स ऑफ वन ऑफ माई प्रोफेसर, तो उसको मैंने रस्टिकेट करवाया फिर. ओ यस मैंने कहा जी PhD, मतलब आई वाज लाइक इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैं कर रही थी, एंड ही गेव अ वेरी obnoxious sort of an example, and I said this is sexist remark which I am not going to tolerate at all. I reported to the rector, और जब रेक्टर को किया तो 3 महीने तक सुनवाई नहीं हुई. मैं पीछे पड़ी रही. देन आई केम टू नो वन डे आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई प्रोफेसर, तो फहमीदा वो आपकी कंप्लेन खुली है, दोबारा आ जाएँ, तो वो रेक्टर वुड लाइक टू मीट विद यू. मैं गई वहाँ पे तो और भी केसेस खुले हुए थे. अच्छा. सो जब वो खुले हुए तो देन मैंने कहा सर अगर इस तरह से अगर आप PhD का निज़ाम चलाएंगे तो जो आपकी सिस्टम थिंकिंग अप्रोच है वो आपकी बड़ा गर्क हो जाएगी. एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस. ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, फलाना है. मैंने कहा टू हेल्प विद. I don't care even. If they don't know how to conduct themselves in the classroom, then I'm sorry. I mean, what do you expect from the scholar at the PhD level? कि जहाँ पे आप जो हैं क्या कहते हैं एक्सपेक्ट करें कि हम लोग यस सर कहेंगे और बात नहीं करेंगे. और बहस किस बात से स्टार्ट हुई कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉजिक एंड रीजनिंग. वहाँ से स्टार्ट हो गई. वो वट एवर ही वॉज टेलिंग मी इट वॉज अगेंस्ट वट हैज़ बीन रिटन इन द बुक. वहाँ से स्टार्ट हुई एंड देन यू नो लाइक बहस चली हमारी क्लास में. And then later on we came to know that he has so many complaints registered against him. Right. तो ये हुआ था. And I think जो 20 साल पहले 15-20 साल पहले तक का जो टाइम था उसमें और अभी हम देखें तो there has been some shift in terms of awareness, in terms of people finding that voice. So now I think it's more prevalent compared to how things were 15-20 years ago. During that time when you were studying that, I'm sure that must be somehow a brave move in a way. हाँ, क्योंकि because I never thought कि लोग क्या सोचेंगे. I never was of that kind of a person कि लोग क्या सोचेंगे. I mean, if somebody is actually violating my rights, I mean, if I have to actually amplify my voice and I have to speak up, then I have to speak up. And one should have courage. Development sector में, if you have a courage to speak up on the matters which are very uncomfortable, I think you know like that's what is needed. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम ये कहते हैं अच्छा नहीं यू नो पता नहीं क्या होगा, जॉब चली जाएगी, पता नहीं हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, पता नहीं हमारी फैमिली में से पता नहीं फ़लाँ क्या सोचेगा. राइट्स तो आपके वायलेट हुए हैं. सो वाई? सो दिस इज़ द काइंड ऑफ अ स्टेप दैट आई थिंक मेरे ख्याल से कि आपको आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए जहाँ आपको लगे कि आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं. बिकॉज दिस इज़ हाउ यू कैन प्रोटेक्ट. और इट्स नॉट अबाउट यू, बिकॉज जिनकी आवाज़ आप बन रहे हैं, अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, आप उनके लिए आवाज़ कैसे उठाएंगे? सिंपल फार्मूला है ये तो, बहुत सिंपल सा फार्मूला है. और डेवलपमेंट सेक्टर में डिड यू स्टार्ट राइट अवे फ्रॉम जेंडर वर्क स्ट्रीम? नहीं, मेरा जो काम स्टार्ट हुआ था दैट वाज फ्रॉम कैथलिक रिलीफ सर्विसेज. और वहाँ पे मैं क्या कहते हैं KP, क्वेटा, हंगू और ये तरह के जो जितने भी टफ एरियाज़ थे, पंजाब, सिंध, वहाँ पे HIV प्रिवेलेंस अभी बिल्कुल नई इस तरह से था कि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था पाकिस्तान के पास. सो वी एक्चुअली वर द फर्स्ट वन हु एस्टैब्लिश 2 treatment centers, one in PIMS, one in Shaukat Khanum, which is actually providing right now free of cost testing to the people
people living with HIV and then affected by HIV. तो वो वहाँ से start हुआ. Then I moved to American Red Cross. Emergency हो गई 2005 वाली. उसके बाद then I moved to American Red Cross and we were looking into the 6th district for safe motherhoods and maternal mortality के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे. फिर then I moved to care for a very short span of time. Then my journey actually started with the United Nations. वहाँ पे 2007-8 में I believe I was selected as one of like a lead for violence against women को lead करने के लिए. और फिर वहाँ से जो एक सफ़र का आगाज़ हुआ तो वो पूरे का पूरा that was transformative for me. UNIFEM was my first UN agency. UNIFEM से फिर UN Women जब बना तो वो हमारे सामने ही बना था. वो 4 UN एजेंसीज़ मिलकर एक UN ऑर्गेनाइजेशन बनी थी. और वो that was like a very transformative moment क्योंकि वो women rights activists सारों ने मिल के पूरी दुनिया में एक मूवमेंट चलाई. और फिर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा consultative process हुआ. उस वक्त नेशनल एक्शन प्लान बन रहा था, सारा कुछ था. Then I also was the head of the Women Peace and Security Program. पाकिस्तान के जो UN Security Council 1325 है उस पे हम लोग काम किया करते थे, which was later on renamed as like a 4P, which is like protection of conflict, prevention of like a conflict, and then participation of women in the conflict resolution, and then also the UN peacekeeping. So then I was also engaged with the UN peacekeeping officers to train them, and then NUST जो था एक मतलब एक वाहिद यूनिवर्सिटी थी which was having the Center for International Peace and Stability. तो आई रिमेंबर कि हम लोग उनको जो प्री डिप्लॉयमेंट फोर्सेस थी उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूज़ के ऊपर, जेंडर के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस के ऊपर हम लोग ट्रेन किया करते थे. एंड देन आई मूव टू UNAIDS फॉर गुड 10 years. आई वॉज एडवाइज़र फॉर Pakistan and Afghanistan to really work closely with the communities, and the communities those who are very, very marginalized, those who were left behind. And I'm talking primarily transgender population thi, female sex workers, men having sex with men, drug users, and then people living with HIV, prisoners, migrant workers. So उनकी आवाज़ को policy makers तक पहुँचाना, that was my role. That was my role. Like, it was very good. And now for the last like 1.5 years, I am basically heading this gender section in UNICEF. Right. Yes. And you were also part of this transgender rights bill. जी बिल्कुल वो हम लोग बाकी काफ़ी कंसल्टेटिव प्रोसेस था वो हमारा. दैट वाज अ लैंडमार्क, आई मस्ट से दैट वाज अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन कि जो कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट के ऊपर टुगेदर विद UNDP और UNAIDS ने मिल के बड़ी काविशों से वो बनाया था. बट इट वॉज बेसिकली लेड बाय एंड देन विद द ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन एंड द ट्रांसजेंडर पर्सनस देमसेल्व्स हु लेड द एंटायर मूवमेंट. एंड दैट वाज समथिंग कि विच वॉज वेरी लाइक अगर किसी ने उससे सबक सीखना हो कि अगर आप अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं तो कैसे आप कवानीन में तब्दीली ला सकते हैं, कैसे आप पॉलिसी मेकर्स को मोबिलाइज़ कर सकते हैं. इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ कि आप वो वॉइस को किस तरह एम्पलीफाई कर सकते हैं. वी जस्ट प्रोवाइडेड दैट प्लेटफॉर्म इन दैट रिगार्ड कि वो मतलब इस तरह से था. लेकिन लेटर ऑन इट बिकेम वेरी, अभी भी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट है वहाँ पे रीम शरीफ होती हैं and all this. So they have like very good activists in the process that were developed. Do you feel lucky in a way कि while working in the development sector and specifically जिस position पे and the kind of experiences you had, you were lucky in that regard that you not only got a chance to make a career out of it but also got a chance to give back to the society and contribute to the reform process overall? जब बात अगर आप मुझसे हकीकत में पूछे ना तो मेरे लिए ये कभी कैरियर रहा ही नहीं है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए ये हमेशा पैशन रहा है. मेरी अपनी लाइफ बन गया ये सब कुछ. जब आप डिफरेंट UN एजेंसीज़ के साथ काम करते हैं ना तो हर UN एजेंसी का एक सिंपल मैंडेट होता है. बट जब आप मल्टीपल UN एजेंसीज़ के साथ काम करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि उनकी जो हर किसी की जो रूह होती है ना हर ऑर्गेनाइजेशन की, वो सारी रूहें आपके अंदर समोना स्टार्ट हो जाती हैं. UN Women वेरी मच फोकस ऑन जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट. UNAIDS वेरी मच फोकस ऑन हॉल्टिंग द स्प्रेड ऑफ HIV. ठीक है, अब दोनों का इंटरकनेक्शन है. यूनिसेफ बच्चों की बात करता है एंड दैट इज़ लाइक आई मीन द ब्यूटी ऑफ यूनिसेफ इज़ कि वो 18 साल के कम उम्र बच्चों की जब बात करता है तो वो उस वक्त की बात करता है जब बच्चा अभी दुनिया में आया भी नहीं होता. दैट्स व्हाट माई रोल इज़. सो मुझे आप कहते हैं ना कि सोसाइटी को मैं बैक क्या दे रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं कुछ दे सक रही हूँ तो वो ये एक आवाज़ है जो उन तक पहुँच सकती है कि हम किस तरह से अगर एक बच्चा है तो, क्योंकि जब मैं UN Women में काम करती थी तो वो सिर्फ वुमेन राइट्स के ऊपर या उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन जब मैं
मैं यूनिसेफ में आई तो मुझे समझ लगी कि बच्चों की पैदाइश से पहले से लेके उनका सारा जो लाइफ साइकिल है वो आपका जेंडर इक्वालिटी का लेंस अगर आप उस पर लगाते हो तो आपको पता चलता है कि अगर ख़ानदान में ये पता चल जाए कि बच्ची की पैदाइश होने वाली है अल्ट्रासाउंड से एंड ऑल दिस, तो कई अबॉर्शंस भी हुए हैं, ठीक है, होते हैं। बच्ची की बर्थ को वैसे सेलिब्रेट नहीं किया जाता जैसे एक लड़के की बर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो जो ये सारे का सारे एंगल्स है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसने मुझे बहुत हेल्प किया कि हम किस तरह से एक कंसोलिडेटेड पिक्चर देख सकते हैं। तो वो मुझे समझ लगी कि हम किस तरह से देख सकते हैं। पाकिस्तान हैज़ बीन सिग्नेटरी टू मल्टीपल इंटरनेशनल ट्रीटीज़, ठीक है, उसमें से चाइल्ड राइट कन्वेंशन एक वन ऑफ द ट्रीटी है जो कि उसने सितंबर 1990 में साइन किया था। अब उसके अगर आप आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको ये तो आइडियल आर्टिकल्स हैं, अगर ये हमारे इसमें पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो जाएं फिर तो चाइल्ड राइट्स इशू तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है ना जवाद कि अगर ऐसी बात है तो फिर पाकिस्तान स्टैंड क्यों करता है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। फिर पाकिस्तान में क्यों क्या कहते हैं बच्चियां अभी भी एनीमिक हैं, 54% बच्चियां एनीमिक है पाकिस्तान की, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं सेकंड डेकेड की, जो मेरा मेजर फोकस है इस वक्त कि, और यूनिसेफ का भी हम लोग का सबके साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कि 10 से 19 साल जो है ना किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में, और प्राइमरीली बच्ची की ज़िंदगी में, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर लें इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, चाहे वो चाइल्ड प्रोटेक्शन है चाहे वो सोशल प्रोटेक्शन है, और इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू सोशल सर्विसेज विच इंक्लूड वाटर एंड सैनिटेशन एंड ऑल दिस थिंग, वो बच्ची अपनी अगली आने वाली ज़िंदगी जिस तरह से गुजारेगी आपको फिर बाकी का उसका फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। क्या इन्वेस्ट कर दिया? उसको इन्फॉर्मेशन दी, आपने उसको एजुकेट किया, आपने उसको मोबिलाइज़ किया, और आपने उसकी वॉइस के ज़रिए बाकी जो बच्ची हैं उसके लिए एक मूवमेंट तैयार की। फ़र्ज़ करें, मैं इसको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। एक बच्ची कराची में मुझे मिली, सादिया नाम की, खैरपुर में, कराची में कह रही हूँ, खैरपुर में, सिंध में। तो उसका फ्लड में जो है ये सारे जो स्कूल्स तबाह हुए थे, तो शी वाज लाइक वन ऑफ दैम। तो यूनिसेफ ने बेसिकली टेम्प्रेरी लर्निंग स्कूल्स एंड ऑल दिस इन्होंने बनाया। तो वो क्या करती थी, उसको पढ़ने का बड़ा शौक़ था। सादिया, अगर आप मुझे सुन भी रही हैं इस पॉडकास्ट में तो मैं आप ही को सारा नाम ले रही हूँ, क्योंकि आपकी जो कहानी है मुझे हमेशा से बड़ी इंस्पायर करती है। उस बच्ची को जो वो पढ़ती थी ना सुबह, उसका कच्चा घर है 2 कमरों का, उसने एक कमरा जो है सिर्फ उन बच्चियों के लिए मुख्तस किया जिनको वापस आके वो घर में आके पढ़ाती है। अच्छा। जो खुद पढ़ती है वो वापस आके पढ़ाती है। आप ये देखें, ये पूरी चेन चल पड़ी ना। अब आपका क्या ख्याल है, जब सादिया की शादी होगी वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, वो तमाम चीज़ें जो खुद सीख रही है वो अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करेगी। तो आई मीन लाइक इट्स एंटायर इंटरजनरेशनल सॉर्ट ऑफ थिंग। फिर उसके बाद अगर हम डाटा की बात करते हैं, इसी तरह की कई कहानियाँ हैं जवाद मेरे पास। अगर आप डाटा की बात करते हैं तो पाकिस्तान में आपके पास 10 से 19 साल की 22% जो फीमेल पॉपुलेशन है, जो कि 48.7% है, उसमें से 22% बच्चियाँ हैं, ठीक है। अब इन 22% में से आपके पास 88% जो बच्चियाँ हैं ना वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अच्छा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन जो है उसमें 22% टोटल जो आपकी फीमेल पॉपुलेशन है ना 48.7% विमेन है, ठीक है, मतलब फीमेल पॉपुलेशन है। उसमें से जो 22% है वो आपकी 10 से 19 साल के ब्रैकेट में है, ठीक है। जो 10 से 19 साल का ब्रैकेट है उसमें से 88% वो बच्चियां हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। अब यहीं पे रुकते हैं। वो बच्ची क्या स्कूल जा पाएगी? तभी तो आपकी 13.7 मिलियन बच्चियां जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, ठीक है। तभी आपकी जो है 54.7% बच्चियां एनीमिक हैं। तभी तो आपकी 54% अपर सेकेंडरी में स्कूल की बच्चियां नहीं हैं। वो जब प्राइमरी से सेकेंडरी वाला पूरा ट्रांजिशन है वो ड्रॉप आउट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से उन बच्चियों की जल्दी शादी हो जाती है। अभी जो 88% वाला ब्रैकेट है, आप मुझे बताएं, अगर एक घर में तकरीबन 8 अफराद हैं, उसमें से 4 लड़कियां या 5 लड़कियां हैं, तो जो वालिद हैं उस घर के या बाप है उस घर का, वो अपनी बच्चियों की शादियां जल्दी करेगा ताकि पॉवर्टी ख़त्म करनी है ना, घर का फ़र्द हटाना। वो लड़के को स्कूल ज़रूर भेजेगा, वो लड़की को नहीं भेजेंगे, ठीक है। अब 18 साल से कम उम्र बच्चियां हमारे माशरे में 18.9 मिलियन है, ठीक है, तकरीबन जो 18 साल से कम उम्र है। एक 15 साल की बच्ची जिसने तालीम मुकम्मल नहीं की, जिसमें खून की कमी है, जिसकी शादी जल्दी हो गई है, आप मुझे बताएं जो अगले साल या अगले 2 सालों में जो आने वाला बच्चा है वो कितना हेल्दी होगा। तो आपका इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी भी है और इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी भी है, ठीक है। हम मैटरनल मोर्टेलिटी, हम माँ किसको कहते हैं?
30 साल, 35 साल, 25 साल, 28 साल की लड़की, औरत, ठीक है। लेकिन जो 15 साल की बच्ची जब माँ बनती है तो हम उसको माँ की कैटेगरी में देखते हैं। सो यू लाइक दीज आर द काइंड ऑफ लेंस जो सोसाइटी में हम शायद नहीं लगाते हैं इस तरह से। तो कम उम्र बच्चियाँ जो हैं हम किस तरह से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यूनिसेफ के बड़े अच्छे इसमें प्रोग्राम है। अभी मैं रिसेंटली लास्ट वीक एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ वालदैन हम कदम के नाम से। वालदैन हम कदम का ये है पूरे का पूरा आइडिया, और ये 6 सिटीज़ में है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है लेकिन पूरे प्रोविंसेस की एक तरह से वो रिप्रेजेंटेशन है। यूनिसेफ ने टुगेदर विद द गवर्नमेंट एंड देन यू लाइक वन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ मिल के किया ये कि उसातिज़ा को मोबिलाइज़ किया कि बच्चों को आप किस तरह से तालीम देंगे। व्हाट्सएप लर्निंग प्रोग्राम, इसमें आपने बहुत अच्छी ये बात की है कि यही बात कि 18.9 मिलियन बच्चियां जो हैं वो इस एज में, हाँ ठीक है, जो कि एनामिक भी हैं, जो कि स्कूल से ड्रॉप आउट भी हो रही हैं, उनकी शादियां भी हो रही हैं, ठीक है। और वही बात है कि एक ही घर के अंदर जो ज़्यादा एजुकेशन पे चाहे वो खुराक पे वो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है लड़के के ऊपर, और लड़कियां जो होती हैं उसी घर में वो तालीम में भी पीछे रह रही होती हैं, खुराक में भी पीछे रह रही होती है, ठीक है। इसके बारे में जो कनेक्शन एक तरह से जो जेंडर लेंस से चाइल्ड राइट्स की हम बात करते हैं वो अच्छा ओके। मैंने यही कहा ना कि अगर आप लड़की पे फोकस करें, एक घर में एक लड़की पे फोकस करें, ठीक है। अगर वो लड़की है तो उसके साथ बर्ताव क्या है, अगर लड़का है तो उसके साथ बर्ताव क्या है, ठीक है। मैंने जिस तरह से कहा कि अगर घर में 8 अफराद हैं और वो बहुत गुर्बत ज़्यादा घर है तो उसमें जो शादी होगी वो लड़की की पहले हो जाएगी, ठीक है। उसकी और ऊपर से मसला ये है कि हमारे कई माशरे, हमारे कई घर ऐसे हैं, हमारे मतलब पूरे पाकिस्तान में कई सूबों में ऐसे कई घर हैं जहाँ पे वो लड़की साथ बैठ के नहीं खाएगी। कौन खाता है पहले, वो लड़के को देंगे पहले या लड़की को देंगे? बोटी किसके नसीब में आएगी, रोटी किसके नसीब में आएगी पहले? हो सकता है कि वो कम है। सो ये जो पूरे का पूरा सर्कल है ना, और उस पे जो आपकी एक तफरका है, एक तफरीक है लड़का और लड़की के दरमियान में, वो बहुत एविडेंट है और ये डाटा बताता है हमें, ठीक है। आपके लड़कियां ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल हैं, आपकी लड़कियों की शादी पहले हो। मैं ये नहीं कह रही कि जो लड़का, जाहिर बात है लड़की की लड़के से शादी हो रही है, अब जो बच्चा 17 ईयर्स में जिसकी शादी हो रही है वो सडनली एक मर्द बन के उस लड़की को भी संभालेगा, आने वाले 1 साल में बच्चे को भी संभालेगा, ठीक है। उसकी तालीम भी मुकम्मल नहीं होगी और वो उसके ऊपर कमाने का भी ज़िम्मा है। सो ये जो हम जेंडर की जब बात करते हैं ना जवाद, जेंडर अनफॉर्चुनेटली बहुत डिफरेंट लेंस से देखा जाता है। हमारे यहाँ देखा जाता है कि जो मेजॉरिटी जो फोकस है पैराडाइम का वो खातून के ऊपर है, लेकिन यूनिसेफ का जो जेंडर का फोकस है वो बेसिकली पैदाइश से लेके इंटरजनरेशनल तक जाता है। पूरी की पूरी लाइफ साइकिल अप्रोच है जिसको हम देख रहे होते हैं, और हम ये देखते हैं कि जी किस तरह से वैल्यू ऑफ एडोलेसेंट गर्ल को अप यील्ड किया जाए ताकि उससे आप रिजल्ट्स, मतलब जितना आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ एम्पावरमेंट, इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ वॉइस, क्योंकि उनके बगैर कोई भी पॉलिसी उनके लिए नहीं बननी चाहिए, उनके बगैर नहीं बननी चाहिए। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ स्टफ। लेकिन उनको पॉलिसी मेकिंग में लाने के लिए या किसी भी प्रोग्रामिंग में लाने के लिए या किसी भी लाहे अमल में लाने के लिए आप पहले वो उनको सारे टूल्स एंड स्किल्स तो दोगे ना। तो वो टूल्स एंड स्किल्स जो हैं फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर यूनिसेफ उसको फिर कर रहा होता है ताकि ये तफरीक किसी तरह से मटाई जाए। तो ये सारा काम जो है हम लोग जी अगेन मैं वही थोड़ा ज़रा बारीकी में इसलिए जा रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर कि जब हम खुराक की बात करते हैं कि घराने में एक बच्ची जो है उसकी खुराक कम है कंपैरेटिवली जो उसका मेल सिबलिंग है, तो उस खुराक की कमी की वजह से उनमें खून की कमी होगी और खून की कमी की वजह से वही जो एनीमिया वाला मसला होगा। एंड देन जब चाइल्ड मैरिज भी हो जाएगी और चाइल्ड मैरिज के बाद ज़ाहिर जो आगे बच्चा पैदा होगा उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी कम होगी, उसकी लर्निंग एबिलिटी कम होगी, ठीक है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी है ना, आपके फर्स्ट 1000 ईयर्स जो है उस बच्चे के कैसे होंगे और फिर क्या वो अपना बच्चा संभाल सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कनेक्टेड चली आ रही हैं। फिर एक और बात, वो बच्ची क्योंकि उसकी शादी जल्दी हुई है, उसका शौहर अगर उसके ऊपर तशद्दुद करता है, क्या वो आवाज़ उठा सकेगी? क्या उसको पता है आवाज़ कैसे उठाई जाएगी? या फिर वो अपने घर में भी यही सब कुछ होता हुआ देखती चली आ रही है, इसलिए उसको ये लगता है कि वो सब कुछ नॉर्मल है। PDHS पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे में 15 से 19 साल की जो बच्चियाँ हैं 51% वो कहती हैं कि इट्स जस्टिफाइड टू फॉर अ हस्बैंड टू हिट हिज वाइफ ऑन 4 कंडीशंस।
4 कंडीशंस क्या हैं कि अगर वो घर से बाहर उसके कहे बगैर उससे पूछे बगैर निकल जाए, वो अगर बच्चों का ख्याल ना करे, वो सेक्स रिफ्यूज़ करे, या वो घर में खाना सही तरीके से ना पकाए। सो ये 3-4 जो हैं कैटेगरीज़ हैं जिस पे उनको लगता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या उनके साथ ऐसा हो चुका है, उन्होंने खुद ऐसा अपने ऊपर बर्दाश्त होते हुए देखा है, या फिर उनके घर में ये सब कुछ हुआ है। क्योंकि नॉर्मलाइज्ड है हमारे यहाँ मारना इज़ लाइक अ वायलेंस, लेकिन क्या मेंटल अब्यूज़ नहीं है? क्या मेंटल टॉर्चर वायलेंस नहीं है? क्या इकोनॉमिक फाइनेंशियल अब्यूज़ नहीं है? कौन डिटर्मिन करता है कि मैं इजाज़त दूंगा तो तब तुम करोगी? क्योंकि ये अगर आपकी इसके पीछे देखें, मतलब जो इसकी फ़िलॉसफी है, इट्स ऑल अबाउट पावर इक्विलिब्रियम। ये ताकत का इस्तेमाल है, चाहे वो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी है या जेंडर इक्वालिटी है। ठीक है, हम कहते तो हैं कि जी मियाँ बीवी, अब मियाँ बीवी 2 पहियों की तरह है, लेकिन एक पहिया बेचारा अगर पंचर है तो दूसरी गाड़ी नहीं चल सकेगी। वाई डोंट द पीपल अंडरस्टैंड? वो क्यों नहीं समझते सारी बात? सो हमारे माशरे में जो सोच का इस्तेसाल है ना, वो इस तरह से है क्योंकि माशरे में चलती चली आ रही हैं जो एक माइंड सेट है, वो बहुत अज़लों से चलता चला आ रहा है। और इसमें जवाब मैं बहुत एक और बात कहूँगी, इसमें हमारा मज़हब इस तरह से नहीं है जिस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन है। जेंडर का तो लफ्ज़ वेस्टर्नाइज एक तरह से हमारे कॉमन जो सोसाइटी में है वो यूज़ किया जाता है कि ये बहुत कॉमन वेस्टर्नाइज एजेंडा है। जबकि अगर आप देखें, अगर आप होली बुक्स उठा के देखें, अगर आप उसकी जो स्क्रिप्ट्स हैं उसके उठा के देखें, वो सारी की सारी कहीं पे ये बात नहीं करते कि औरत ऐसी है तो मर्द ऐसा। वो कहते हैं तालीम जो है, अगर मैं तालीम की बात करूँ, इकरा से ही स्टार्ट हुआ था ना, पहली वही तो इकरा ही थी। दूसरी बात है मर्द और औरत दोनों पे फ़र्ज़ है। ठीक है, आखिरी खुतबे में भी इक्वालिटी थी, सारी मुसावात का दर्स था। इंटरप्रिटेशन किसने किया? ठीक है, इंटरप्रिटेशन करने वाले कौन लोग हैं? इसी माशरे का हिस्सा है ना वो माशरे में जो आया है, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्वेश्चन हम करेंगे तो क्या ये सही है या गलत है। सो ये जो पूरी की पूरी एक सोसाइटी का अगर मैं कहूँ कि इंसानी ज़िंदगी का जो इर्तिका हुआ है, उसने हमें जो हमारी मेजॉरिटी, जो हमारा ये वाला खित्ता है, इसमें पैट्रियार्की है। कौन डिसाइड करता है? सो जो इर्तिका है वो ज़हनी इर्तिका भी इसी तरह से हुआ कि मैं बताऊँगा कि क्या सही है, वो पूछेगी या वो बताएगी, इज़ नॉट लाइक दैट। और मैं ये नहीं कह रही कि ये जनरल कोई ऑब्जर्वेशन है, इट्स बेसिकली आपके स्टैट्स कहते हैं ये सब कुछ। ठीक है, आप नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट की रिपोर्ट उठा के देखें, 90% ख़वातीन ने कोविड के दौरान हरासमेंट फेस की है। 90% ख़वातीन ने। क्वेश्चन मेरा ये नहीं है कि 90% ने किया, क्वेश्चन ये है कि वो रिपोर्ट होके गया किधर है। ठीक है, आप कभी इनको सुने क्या कहते हैं, राबिया जावेद आगा को, वो कहती हैं हमने बाकायदा केसेस लड़े, और हम जब जाते हैं वहाँ पे कोर्ट में, अदालतों में, तो वहाँ पे औरत कहती है कि वो जब केस अदालत में चलता है तो जज पूछते हैं कि जी अच्छा बताएं कि क्या ये आपके हस्बैंड ने आपको मारा? तो कहती है नहीं इसने तो मुझे मारा ही नहीं है। ठीक है, वो वापस तुमने तो मुझे सारा कुछ बताया था, तो वाई दिस हैपन कि आप ये कह रहे हो कि जी मुझे मारा ही नहीं? कहते बच्चे हैं ना, मैंने घर भी तो बचाना है। अब क्वेश्चन ये कि वो तो एक औरत है जो ये कह रही है, जो लड़की है जिसकी जल्दी शादी हुई है और उसका शौहर उसको मारता पीटता है, उसको तो नहीं पता ये सब बातें। फिर क्या करेंगी? अच्छा, फिर उसके बाद जो उनके बच्चे हैं, क्या वो अपने लिए आवाज़ उठा सकेंगे? फिर वो तो वही सारा साइकिल चल पड़ा, वही एक विशियस साइकिल है। जो है वो इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है जवाद। इसको ब्रेक करने के लिए आपका 21वीं सदी का 1 क्वार्टर गुजर चुका है। ठीक है, आने वाले 3 क्वार्टर्स हैं। अभी क्या दे रहे हैं हम? कौन सा फ्यूचर दे रहे हैं अपने बच्चों को? इस मुल्क में क्या फ्यूचर दे रहे हैं? एक क्वेश्चन है ये मेरा। ठीक है, मेजॉरिटी डेट है आपका, 85-86% तो सारे का सारा डेट उतरने में आपका ख़र्चा लग जाता है, हुकूमती ख़र्चा। जो बाकी बच जाता है उसमें से एजुकेशन पे कितना है, हेल्थ पे कितना है, न्यूट्रिशन पे कितना है? बहुत मीगर है, बहुत मीगर अमाउंट है जो कि है। क्वेश्चन ये है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान कुछ ऐसा कर सकती है इन बच्चों के लिए? कर भी रही है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं कर रही, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इन्हीं बच्चों के जो आने वाला फ्यूचर है वो प्रोटेक्ट हो जाए, महफूज हो जाए? और उसके लिए बहुत ज़रूरी है लॉ की इम्प्लीमेंटेशन। जब तक चेक एंड बैलेंसेस नहीं होंगे, आपके इसी तरह से बहुत ज़्यादा ज़ैनब केसेस भी आएंगे, सारिम केसेस भी आएंगे और बाकी केसेस भी आएंगे। और आपके ख्याल से you've been part of a lot of reform programs as well, और जो पॉलिसी मेकिंग के भी we have seen things very closely. इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है, तो वो उसमें मेजर जो हर्डल्स हैं वो आपके ख्याल से क्या होते हैं? अच्छा, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताती हूँ। एक ले लेते हैं, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ले लेते हैं। ठीक है, आपके सिंध में सिर्फ एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है। डाटा उठा के देखें कि चाइल्ड मैरिज सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है।
सिंध में हो रही है, ठीक है। आपकी बाकी प्रोविंसेस में तो चाइल्ड मैरिज का है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, दो बातें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा पंजाब में पैदा हुआ है उसमें और सिंध में पैदा होने वाले बच्चे में फ़र्क है, क्योंकि सिंध में बच्चों को फिर भी ये है कि 18 साल से कम उम्र शादी नहीं कर सकती। इसका मतलब पंजाब में तो 16 साल है। पहली तो ये। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है, रूल्स नहीं बनते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन। मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देती हूँ। बहुत अच्छा जो सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर एक्ट बना था आज से बहुत साल पहले, फौजिया सईद, मलिहा हुसैन, इस तरह के काफ़ी नाम हैं हमारे पास। हमने ये किया था कि प्राइम मिनिस्टर इम्प्लीमेंटेशन वॉच कमेटी बना दी थी, यू नो, लाइक अ हाई लेवल। वो जब बनी थी तो वो कमेटी हर रेगुलरली मिला करती थी और वो ये देखा करती थी कि कितने केसेस फाइल हुए हैं, कितने केसेस का फॉलो अप बाकायदा हुआ है या उस केसेस को बाकायदा रजिस्टर किया गया, कितने केसेस कन्विक्शन रेट किया है। और उस पर बाकायदा उस वक्त ओम्बड्स पर्सन ऑफिस नहीं हुआ करता था, अब तो खैर ओम्बड्स पर्सन ऑफिस है और बाकायदा उसकी लेजिस्लेशन है। उस पर फॉलो अप किया गया। जिन्होंने उस काम को स्टार्ट किया ना, वो उसके पीछे पड़े हुए हैं, अभी भी पड़े हुए हैं। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग। बहुत मैं आपको एक बात बताऊँ, बाज़ औक़ात हम बहुत सारी चीज़ें हुकूमत पे छोड़ देते हैं। मैं आपके पॉडकास्ट से लिटरली ये कहना चाहती हूँ कि हम एज अ पब्लिक कितने अवेयर हैं अपने राइट्स पे। कितने लोगों ने जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा है, कितनों को पता है कि फ़ंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, आर्टिकल 2 से आर्टिकल 28 कितने लोगों को पता है, और उसमें कौन से राइट्स हैं, जब आप वायलेट हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए, एक अब्यूज़ हो जाता है कहाँ जाना चाहिए, कोई वायलेंस होती है कहाँ जाना चाहिए, ठीक है, कोई आपसे बदतमीज़ी करता है या आपके राइट्स को वायलेट करता है कहाँ जाना चाहिए, कौन सी हेल्पलाइन है। हेल्पलाइंस फंक्शनल हैं? क्वेश्चन है, कितने फंक्शनल हैं? क्या उसका डाटा रेगुलर बेसिस पे बाकायदा प्रेजेंट किया जाता है अथॉरिटीज़ को? क्या वहाँ पे मॉनिटरिंग सेल्स बने हुए हैं? देखिए, जब तक ये पूरे का पूरा सिस्टम है ना, आपने बना तो लिया, लेकिन एंड तक जब तक आप उसको नहीं पहुँचाएंगे थ्रू इंटायर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की या थ्रू इंटायर मॉनिटरिंग उसके, और वो मॉनिटरिंग हुकूमत की मॉनिटरिंग की बात नहीं कर रही मैं, उसमें अवाम का रोल किधर है, और उसमें मैं चाहूँगी कि उनमें इन बच्चियों का रोल किधर है। ये बच्चियाँ पूछें, हमारे लिए आया था ये लॉ, हमारे लिए आया था CRC, चाइल्ड राइट कन्वेंशन हमारे लिए आया था, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किधर है? क्यों अभी भी बच्चों को साथ अब्यूज़ किया जाता है? क्यों अभी भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं? क्यों अभी भी बच्चों की शनाख्त को इस तरह से मध्यम किया जाता है? उनके साथ जिस्मानी, उनके साथ मेंटली, उनके साथ किसी किस्म की भी जो अब्यूज़ है वो क्यों होता है? ये सवाल हम कब पूछते हैं? मुझे बताएं। मैं अगर ये पूछूं कि जी मैं पार्लियामेंटेरियंस की तरफ अगर आती हूँ, ठीक है, पार्लियामेंटेरियंस हैव अ वेरी क्लियर रोल। उनके 3 रोल बहुत क्लियर है। उनका रोल ओवरसाइट का है, उनका जो रोल है वो बजट एलोकेशन का है, उनका जो रोल है वो कॉन्स्टिट्यूंसी कंसल्टेशंस का है, ठीक है। क्या जिस कॉन्स्टिट्यूंसी जिस हल्के में ये सारा हो रहा होता है, वहाँ पे कोई ऐसे अफर्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं? क्या वहाँ पे खुली कचहरियाँ लगती हैं? ठीक है, मुझे याद है कि जब नेशनल एक्शन प्लान हमने जेंडर का बनाया बहुत पहले, उसमें खुली कचहरियाँ होती थी। मतलब तो खुली कचहरी से बुला रही है कि उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं बाकी सारे इन्वॉल्व हैं। खुली कचहरी का मतलब ये है कि मैं इस हल्के से हूँ, लेट्स से मैं एज अ पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं एक हल्के में हूँ, जिस हल्के में मैंने वोट लेने हैं, मैं उन लोगों के मसले तो हल करूँ ना, ठीक है। मैं क्योंकि नेशनल असम्बली हाई लेवल पे बैठती हूँ, मैं या प्रोविंशियल असम्बली में बैठती हूँ, मुझे पता होना चाहिए मेरे हल्के में कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, मुझे पता होना चाहिए कि कितने बच्चों में खून की कमी है, मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे चाइल्ड मैरिज क्यों हो रही है और निकाह ख्वाह जो है, रजिस्ट्रार जो है, वो क्यों निकाह रजिस्टर कर रहा है, ठीक है। जबकि लॉ के अगेंस्ट जी एज कम हो तो आप निकाह भी नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे, तहसील लेवल पे बजट जो एलोकेट हुआ है, क्या वो इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हुआ है? सो मेरा मकसद ये नहीं है कतन कि मैं तनकीद कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ कि हम चीज़ों में बदलाव कैसे ला सकते हैं। आपका पॉडकास्ट का भी तो टाइटल कैसे है ना जवाब। तो क्वेश्चन ये है कि हम कैसे माशरे में तब्दीली ला सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि हम इसमें ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं कर सकते, क्योंकि जिस नहज पे हम खड़े हैं इस वक्त, जो इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी है, जो पोलिटिकल सिचुएशन है, या सोशल सिचुएशन है, उसमें जब तक पब्लिक में आगाही नहीं आएगी, और उसमें स्पेसिफिकली जब तक बच्चों में आगाही नहीं आएगी, लड़का लड़की में आगाही नहीं आएगी, हमारा माशरा नहीं बदल सकता। और आगाही के लिए जिस तरह अभी आपने मेंशन किया कि हमें जो बेसिक अपने फंडामेंटल राइट्स हैं उनका भी नहीं मालूम होता है। सो आई थिंक कि कहीं ना कहीं जिस तरह करिकुलम के अंदर भी ये गैप्स मौजूद हैं, मतलब मुझे पता है कि मैं अपनी सारा अगर एजुकेशनल करियर पे सोचूं तो
जो ये बेसिक राइट्स हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये कॉन्वर्सेशन किसी सब्जेक्ट में आई ही नहीं। मैं आपको बताऊं, सब जो हमें पढ़ाया जाता है हाँ। और जो रियल लाइफ है, हाँ। इसमें बहुत डिफरेंस है। Yes. क्या हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्या 21 सदी के ऐन मुताबिक है? डिजिटल स्किल्स हो गए, AI हो गया। अभी आप अगर आपको मौका मिले तो स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट यूनिसेफ ने लॉन्च किया और उसमें वो 3 कैटेगरीज लेकर आ रहे हैं। वो कहते हैं इस वक्त जो आने वाले वक्त में जो सबसे ज़्यादा इश्यूज आएंगे वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, यानी कुछ कंट्रीज़ में यंग लोग बहुत ज़्यादा होंगे, कुछ कंट्रीज़ में एज्ड लोग बहुत ज़्यादा होंगे। पाकिस्तान में तो 64% यूथ है, ठीक है। दूसरा आपका जो है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तीसरा आपका क्लाइमेट एक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम पढ़ा रहे हैं ये? क्या हमारे जो सिलेबस हैं, करिकुला है, उसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं? क्या उसमें बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है? क्या उसमें बच्चों को ये बताया जाता है कि बेटा अगर आपकी ज़िंदगी में ये फ़ैसला किसी ने करना है तो उसमें आपकी आवाज़ शामिल होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको जो इससे पहले बता रही थी, जो वालिदैन हमकदम वाली बात है, वो इतनी अच्छी है कि उसमें विजनिंग एक्सरसाइज बच्चों के साथ वो करते हैं। मेरे पास क्वेटा से एक बच्चा आया, अब्दुल्ला नाम था, आई बिलीव, हाँ अब्दुल्ला ही नाम था उसका। तो मैं पैनल मॉडरेट कर रही थी, तो मैंने कहा बच्चे मुझे बताओ इससे आपने क्या सीखा ना। तो कहता है कि इससे पहले मुझे नहीं पता था कि मैंने मज़दूर बनना है या मैंने उस्ताद बनना है या मैंने क्या बनना है, लेकिन जब ये एक्सरसाइज वालिदैन हमकदम प्रोग्राम से हुई तो तब मुझे पता चला मैं तो साइंसदान बनूंगा। अच्छा। एंड आई वाज लाइक ज़बरदस्त बच्चे। तो आपको कैसे, क्या मतलब हुआ क्या था? मतलब क्या उन्होंने कहा जी हमारे साथ पूरी एक्सरसाइज की गई थी, इससे पहले हमारे वालिद हमारे साथ इतना टाइम नहीं देते थे, ठीक है। टीचर्स हमें हमारी नेगेटिव बातें ज़्यादा बताया करते थे, तुम ये हो, तुम्हारे नंबर ख़राब आए हैं, तुम ये करते हो। अब हमारे साथ हर कोई ऐसा दोस्ती वाला माहौल है जिसमें हमारी जो सोचने की सलाहियत है वो इतनी बढ़ गई कि मैं अब साइंसदान बनना चाहता हूँ और इस मुल्क के लिए मैं साइंसदान बनना चाहता हूँ। एंड दैट वाज ओनली वन स्टोरी। इसी तरह की बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो अगर जो ये अब पेरेंट टीचर मीटिंग है, एक छोटी सी एग्जांपल है। पेरेंट्स में से कौन जाता है पेरेंट टीचर मीटिंग में? माँ जाती है। पेरेंट टीचर मीटिंग में हमने इंश्योर किया, हमारे प्रोग्राम ने टुगेदर विद द गवर्नमेंट, कि जी वालिद आएंगे, ठीक है। अब वालिद को पता चलना स्टार्ट नहीं, जी वालिद बिजी है, उसने नहीं वालिद आएंगे, वालिद आ रही हैं, माँ भी आ रही है। अच्छा, वालिद को फिर टास्क दिया जाता है 7 से 9 बजे शाम के कि आपने बच्चों के साथ 15 मिनट ही एक्टिविटी करनी है। वो क्या करनी है? लूडो खेलना है, आपने बैठ के उनको मैथ पढ़ाना है, आपने बैठ के उनके साथ कोई अच्छी बात, अपनी पुरानी बात करनी है। दादा दादी हैं वो बैठ जाएं, कोई कहानी सुनाएं, ठीक है। अच्छा, अम्मी हैं तो वो कोई और बात बताएं। सो इस तरह से जो फैमिली बॉन्डिंग है ना, दैट एक्चुअली वॉज द रिज़ल्ट ऑफ दैट वालिदैन हमकदम टू लाइक कि किस तरह बच्चों को घर और घर से स्कूल जो है वो एक पूरी की पूरी ट्रांजिशन है। अब क्वेश्चन ये है कि वो सिर्फ एजुकेशन पे फोकस है, तो हम लोग अभी ये सोच रहे हैं कि हम इसको किसी तरह से न्यूट्रिशन के लिए भी यूज़ करें, हम इसी तरह से वाटर एंड सैनिटेशन के लिए भी यूज़ करें, इसी तरह चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करें। सो इट वॉज लाइक ओनली ए सॉर्ट ऑफ अ पायलट कह लें। 6 सिटीज़ में है। मैं ये सोची थी कि उन 6 सिटीज़ में जब ये प्रोजेक्ट चला, एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो रहा है, मैं प्रोजेक्टाइज अप्रोच पे भी बात करूँगी। हमारे मुल्क में कितनी सिटीज़ होंगी जवाद आपके ख्याल से? ओवर 100, 6,600 समथिंग, ठीक है। 6,500 के करीब सिटीज़ हैं आपकी, छोटी बड़ी सारी। अच्छा, उसमें जो स्कूल्स हैं, रजिस्टर्ड स्कूल हैं, वो 3 लाख के करीब हैं। अच्छा, जो पूरे पाकिस्तान की बात? हाँ, पूरे पाकिस्तान की बात। इसमें जो तकरीबन आपके पास रजिस्टर की बात कर रही हूँ, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट, हाँ, मतलब पब्लिक की ज़्यादा वो है। 2.1 मिलियन रजिस्टर्ड टीचर्स हैं आपके पास, ठीक है। इस छोटे से प्रोग्राम में हमने 500 पेरेंट्स को इंगेज किया, 250 टीचर्स को इंगेज किया, और तकरीबन हमारे पास, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 54 स्कूल्स हैं जिनको इंगेज किया। उसमें से जो रिज़ल्ट आना स्टार्ट हुआ, इट वॉज सच अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव रिज़ल्ट कि वो बच्चे अब ये कहते हैं कि हमारा स्कूल में, अच्छा हमारा स्कूल जाने का दिल करता है, और उनके रिजल्ट्स अच्छे आने स्टार्ट हो गए हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स, स्पेसिफिकली उनके फादर जो है, उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्टडी सर्कल बनाए गए, व्हाट्सएप लर्निंग मटीरियल भेजा गया, टीचर्स का बड़ा कलीदी किरदार। टीचर्स ने अपनी रिफ्लेक्शन, उन्होंने कहा जी अब बच्चा अपना बताएगा, बच्चों से करवाया जाता है, आप अपने आप को खुद असेस करें। सफाई में, तालीम में, होमवर्क में खुद असेस करके लाएं कि आपने कैसा किया। फिर टीचर अपनी करती है, फिर बच्चा टीचर की, टीचर बच्चे की, मतलब इस तरह इट्स सॉर्ट ऑफ अ 360 डिग्री आपकी रिफ्लेक्शंस है, फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म सोचेंगे अगर यही वाली चीज़ सारे पाकिस्तान में हो जाए, ये सारे नेशनल करिकुला का हिस्सा बन जाए, आप सोचें कि आपके जो आने वाली जनरेशन है वो कितनी मुस्तफ़ीज़ हो सकती है। और दूसरी बात है कि मैं हमेशा कहती होती हूँ कि जब आप
प्रोजेक्ट्स चलाते हैं ना, तो ये जो मुझे हमेशा से बड़ी उलझन होती है 3 साल, ये 5 साल, आपने माइंडसेट अगर चेंज करना है तो इट हैज़ टू बी फॉर गुड 20 ईयर्स, एटलीस्ट गुड 20 ईयर्स। क्योंकि आप इन्वेस्ट करके आप ट्रैक करें कि आज आप जिस बच्चे में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कल को, मैं देखना चाहूँगी अगर मैं ज़िंदा रही, कि वो अब्दुल्ला जो क्वेटा से था और उसने ये कहा था कि मैं साइंसदान बनूंगा, हमारे सिस्टम ने उसको किस तरह इनेबल किया आने वाले चंद एक सालों में कि क्या वो साइंसदान बन सका कि नहीं। सो यू नो लाइक आप ट्रैक करते हो, मतलब ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रैकिंग मैकेनिज्म। अगर ये हमारे उसमें मुल्क में हो जाए तो मेरे ख्याल से हमारा जो डेवलपमेंट इंडेक्स है ना वो यहाँ से यहाँ जा सकता है। So that's a kind of a thing which is like very transformative. यूनिसेफ पाकिस्तान की जो जेंडर स्ट्रेटजी है, एंड वी हैव बीन लीडिंग दैट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, जब मैंने 2023 जुलाई में यूनिसेफ ज्वाइन किया था तो एक जो टास्क मेरे ऊपर सबसे बड़ा था वो ये था कि यूनिसेफ पाकिस्तान की जेंडर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब वो ये था कि आप जब चाइल्ड राइट्स यानी जो बच्चों के हकूक़ हैं उस पर जब आप जेंडर लेंस डालते हो तो वो क्या जेंडर लेंस हो सकता है। हमने ये किया कि हमने पूरा कंसल्टेटिव प्रोसेस अडॉप्ट किया। हम हर सूबे में गए जिसमें हम वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन से मिले, गवर्नमेंट से मिले, सिविल सोसाइटी से मिले, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर से मिले, रिलीजियस लीडर से मिले, हेल्थ केयर वर्कर से मिले, स्कूल टीचर से मिले। हमने मतलब कोई भी जो हमारे एरिया ऑफ वर्क में जो लोग भी थे हम बच्चों से मिले, हम डिसेबल बच्चों से भी मिले, हम लड़के से भी मिले, हम लड़कियों से भी मिले, और हमने कहा कि आप हमें बताएं कि हमारी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। हाँ, तो तकरीबन 400 लोगों की आवाज़ शामिल है उस जेंडर स्ट्रैटेजी में। ये अप्रैल जो है 2024 में ये लॉन्च हुई थी और उसका जो टाइटल है एम्पावर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, यानी आप बाइख्तियार बनाएं मुस्तकबिल पाकिस्तान को। वो किस तरह बना सकते हैं? वो इस तरह से बना सकते हैं कि हमारे 6 एरियाज़ ऑफ वर्क हैं जिसमें हेल्थ है, जिसमें न्यूट्रिशन है, लर्निंग एंड स्किल है, जिसमें वाटर एंड सैनिटेशन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है और सोशल प्रोटेक्शन है। ठीक है, हमने हर उस एरिया के अंदर, और ये जो स्ट्रैटेजी है ये 2024 से 2027 तक है, क्योंकि जो कंट्री प्रोग्राम डॉक्यूमेंट होता है यूनिसेफ का हर 5 साल का होता है। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त ऑलरेडी टाइम गुजर चुका था, तो मेरे पास जो है 2024 से 2027 का था, तो हमने वो स्ट्रैटेजी बनाई। उसमें हम बात करते हैं, अगेन मैं बात करूँगी कि वही जो एक सोशो इकोलॉजिकल मॉडल है, और मैं समझाना चाहूँगी वो सोशो इकोलॉजिकल मॉडल ये है जो घर की सतह से स्टार्ट होता है। एक घर में कितने लोग हैं, उनकी किस तरह से जो आवाज़ है वो उनकी फ़ैसला साजी में शामिल है। उसके बाद एक मोहल्ला है, उसमें उस घर की आवाज़ कैसे शामिल है। फिर वो मोहल्ला जो है एक सोसाइटी बनता है और उसमें उस घर की और उस जो कम्युनिटी है मोहल्ले की आवाज़ कैसे शामिल है। फिर उसके बाद जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें उन सब की आवाज़ कैसे शामिल है। तो ये पूरा सोशियो इकोलॉजिकल मॉडल है जिस पे हम बात करते हैं, और हम कहते हैं कि जब तक ये सोशियो इकोलॉजिकल मॉडल तक आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी इंटरवेंशंस नहीं पहुंचाएंगे तब तक तब्दीली मुमकिन नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब उसमें हेल्थ को ले लेते हैं। तो हेल्थ में जिस तरह से मैं आप पहले भी बात करी थी, चाहे वो मैटरनल मोर्टेलिटी हो, चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी हो, चाहे वो क्या कहते हैं बच्चों की न्यूट्रिशन का मसला हो, लड़के की न्यूट्रिशन का या लड़की की न्यूट्रिशन का, या बच्चों के पहले 1000 दिन का वो हो, क्या औरत ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, क्या वो नहीं करवाती है, या डब्बे का दूध देती है उसको। ठीक है, डब्बे का दूध या फार्मूला मिल्क इस मुल्क में कितना नुकसानदेह है कि शायद ही मतलब इनको पता हो। ये समझते हैं कि डब्बे का दूध देकर बच्चे जब मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो हमारा बच्चा बड़ा सेहतमंद है। जबकि जो आपकी डब्बे के दूध से मुराद ये कि वही फार्मूला मिल्क, डब्बे का दूध, मैं एक आम लफ्ज़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे मोहल्लों में डब्बे का दूध यूज़ होता है। ठीक है, जबकि जो माँ का दूध है, जितनी उसमें आपकी इम्यूनिटी और क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उस बच्चे या बच्ची के लिए, वो इतनी इंपॉर्टेंट है जिसका कोई हिसाब नहीं। माँ लड़की को ज़्यादा दूध पिलाती है या लड़के को ज़्यादा दूध पिलाती है, क्या है। सो न्यूट्रिशन आ गया तो एनीमिया, खून की कमी को हम देख रहे हैं। अगर आपकी लर्निंग एंड स्किल है तो उसमें हम बच्चियाँ जो कि स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई हैं उनको वापस स्कूल में कैसे डाल सकते हैं। अच्छा, अगर उनकी शादी हो गई है तो वापस क्या उनको सेकंड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी? कितनी बच्चियां जिनकी शादी हो गई है और वो दोबारा स्कूल गई हैं? मतलब क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है। तो हम ये कर रहे हैं कि किस तरह से हम उनके वालिदैन के साथ, किस तरह से हम कम्युनिटी में उनके साथ जो उनके लिए फ़ैसला करते हैं उनको इंगेज करके कन्वर्ट करें, ताकि इस बच्ची ने जिसने अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की वो दोबारा करे। किस तरह ऑल्टरनेट लर्निंग पाथवेज प्रोवाइड किए जाए।
ठीक है, वो सुबह में घर चलाती है या घर संभालती है या वो अपने बच्चों को या शौहर को संभालती है, तो ऑल्टरनेट लर्निंग पाथवे में किस तरह से वो इस तरह से दूसरे स्किल्स उसको प्रोवाइड किए जाए, जहाँ पे एक्सेलरेटेड एजुकेशन सिस्टम उसको प्रोवाइड किया जाए, शाम की कोई तालीम दे ली जाए, एडल्ट लर्निंग है, कुछ भी है। इसके बाद जो चाइल्ड प्रोटेक्शन हमारा है, और उसमें एक जो सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है, एक तो चाइल्ड मैरिज का तो डेफिनेटली है, लेकिन अभी जो रिसेंटली आ रहा है वो कराची में या बाकी जगहों पे जो चाइल्ड अब्यूज़ का जो मसला आ रहा है, और मैं ये आपके पॉडकास्ट के ताबन से ये कहूँगी, खुदारा अपने बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन गैप है वो इतना इनेबलिंग बनाएं कि वो आपको बताएं कि अगर किसी ने उनको गलत छुआ है, या उनके ही जो आपके फैमिली के इर्द गिर्द ही जो लोग हैं, चाहे वो चाचा है, मामा है, ताया है, खालू है, भाई है, बड़ा जो कुछ भी है, बच्चों को बताएं कि अगर कोई भी चीज़ अगर जिनसे वो अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं, वो फ़ौरन आकर अपने माँ या बाप को बताएं, वो ज़रूर बताएं। अगर वो कारी साहब हैं, अगर वो कोई भी आपके क्लोज रिलेटिव भी हैं, क्योंकि हमने ये देखा है, अगर आप साहिल की रिपोर्ट उठा के देखें तो तकरीबन 4,500 केसेस तो सिर्फ 2024 पे, ये रिपोर्टेड केसेस की मैं बात कर रही हूँ, वो आए हैं पूरे पाकिस्तान से। क्वेश्चन ये है कि हमारे बच्चे क्यों जिनसी इस्तेसाल का शिकार हो रहे हैं, ऐसी क्या वजह है, और क्या बच्चे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे बना सकते हैं, उसमें वालिदैन उनके लिए क्या एक किरदार अदा कर सकते हैं। माँ या बाप अपने बच्चों को किस तरह से कंफर्टेबली बता सकते हैं कि बेटा या बेटी ये बैड टच है, ये गुड टच है। अगर कोई आपको, या फिर बच्चे जो है मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई चीज़ इस तरह से देख लेते हैं या अपनी तस्वीर कहीं और भेज देते हैं, तो उन चीज़ों से निपटने के लिए कौन कौन से इकदाम हैं। तो ये जो डिस्कशंस हैं ये अपने घरों में ज़रूर रखें ताकि बच्चे कंफर्टेबली आपको बता सकें। कहाँ बताते हैं बच्चों, और जब ये मैंने वालिदैन हमकदम की बात करी तो बच्चों ने कहा कि हमारा पहले एक कम्युनिकेशन गैप था हमारे पेरेंट्स के साथ, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो रहा है। जब कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होता है तो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना बढ़ जाता है और उनकी मेंटल हेल्थ पर जो है इफ़ेक्ट नहीं होती है। तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन हो या इस तरह की कोई इश्यूज़ हो तो उसमें जो परपेट्रेटर्स हैं आपके, जो करने वाले हैं, वो आसपास ही कहीं होते हैं उन बच्चों को, और बच्चे बहुत आसानी से लुभाए जाते हैं टॉफ़ी के बहाने, चॉकलेट के बहाने, पैसों के बहाने, या कोई भी है। लेकिन बच्चों को ज़रूर बताएं कि ऐसा कुछ भी ना करें जिससे उनकी हिफाजत पे कोई भी सवालिया निशान उठे, और ये काम आप वालिदैन ज़रूर कर सकते हैं या जो भी घर में बड़े हैं आपके। आमतौर पे आगाही के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह से पेरेंट्स को क्या मैसेज देती हैं कि वो जो कम्युनिकेशन गैप है उनका बच्चों के साथ, उसको किस तरह से कम करें? देखिए, मैं ये बच्चे तो आपके अपने ही हैं ना, ठीक है, तो इनसे क्या ये कहना कि बच्चे समझेंगे नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ, हम बच्चों को बहुत लीस्ट उस पर निकालते हैं, अच्छा बच्चों को समझ नहीं लगती है, जबकि मैं कहती हूँ कि पहले जो 7 साल होते हैं इसमें आप अपने बच्चों की पर्सनैलिटीज़ को शेप दे देते हो। जब आप बच्चों की पर्सनैलिटी को शेप देते हो, वो कैसे दे सकते हो? उनके साथ कम्युनिकेट करके। अगर आप उनके साथ गुस्सा करोगे या एक रोब दबदबा कि मैं वालिद हूँ, अब मेरे से बच्चे जो हैं मेरी बात सुने, या इस तरह, ऐसे नहीं होगा। ऐसे वो ज़माने, अब मेरा नहीं ख्याल कि आज से 50 साल पहले या 30-40 साल पहले जब वालिद घर में कदम रखा करते थे तो बच्चे अपने अपने कमरों में चले जाया करते थे, चुप जाया करते थे, रिस्पेक्ट अपनी जगह। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप अपने बच्चों को वाकई बाइख्तियार बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को रोशन मुस्तकबिल देना चाहते हैं, उनके लिए आपके साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक, ये बहुत छोटी बात है लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक वो कम्युनिकेशन गैप नहीं ख़त्म होगा, जब तक बात का रवाज आम नहीं होगा, तब तक बच्चे आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। बच्चों से सिर्फ यही पूछ लेना, आज तुम्हारा दिन कैसा गुजरा है स्कूल से वापस आने पे, सिर्फ ये एक छोटी सी बात पूछ लेना, मेरे ख्याल से बच्चे को एक बहुत कॉन्फिडेंस देता है। अम्मी आज ये हुआ है, अम्मी आज, अब बाबा आज ये हुआ है, मुझे आज किसी ने इस तरह से आज ये बात कर दी है, तो फिर माँ बाप उनको गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आई थिंक इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये होती है ना कि आप बच्चा अगर कुछ चीज शेयर कर रहे हैं तो उसको इस चीज से डिस्करेज नहीं करना चाहिए, चाहे वो अच्छी है बुरी है जो भी है, आप कभी भी डिस्करेज ना करें उसको। इफ द चाइल्ड हैज कम आउट ऑफ दैट फियर कि वो माँ बाप से कुछ शेयर करे, तो वो एक उसको इस चीज़ के ऊपर जो है ना, अगर डिस्करेजमेंट मिलेगी तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे शेयर नहीं करेगा। देखिए, आप जब बच्चों के दोस्त बन जाते हैं ना, बीइंग पेरेंट्स, ठीक है, तो वो जो कभी आप दोस्त बने, मैं मतलब हमेशा कहती होती हूँ कि आप ये वालिद या वालदा, अल्लाह ताला ने आपको एक औलाद दे दी है, लेकिन आप उनके जब दोस्त बनोगे ना, तो दोस्ती में क्या होता है, दोस्ती में आप सुनते हो, दोस्ती में आप दोस्त को डांटते नहीं हो। तो ये तो छोटे छोटे दोस्त हैं, तो आप इन छोटे छोटे दोस्तों का दिल ना दहलाएं, बल्कि आप इनसे बात करें, इनसे पूछें, छोटी छोटी बातें पूछें, कौन
कौन दोस्त है आपका, वो क्या कहता है, क्या कहती है। बच्चों से गलती भी होगी, उनको डांटे नहीं, उनको समझाएं, आराम से पास बैठ के बताएं। आप अगर बच्चों को ये कहेंगे ना, ये नहीं करना तुमने, आप बताएं कि क्यों कह रहा हूँ कि नहीं करना, या क्यों कह रही हूँ कि नहीं करना बेटा, क्योंकि इसमें आपकी भलाई है। फिर उसको समझाएं, अच्छा बच्चे अगर आप ऐसा करो, मतलब उनसे इंटरेक्शन एक तरह से रखें। ये मैं आपको बताऊँ, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। बाज़-औक़ात हम बहुत बड़ी बड़ी बातों में कहीं फंस जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप छोटे छोटे कदम लेना स्टार्ट करें, घर के लेवल पे, मोहल्लों के लेवल पे, कम्युनिटी। आपका एक लड़का है, वो क्यों गली मोहल्लों में जाके बाकी लड़कों से वैसी बातें सीखे जो बातें उसकी सेहत के लिए या उसके मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि बाप का अपने बच्चे के साथ बहुत दोस्ताना माहौल में बात करना, अपने घर में ऐसा माहौल पैदा करना कि जहाँ पे बच्चे रिस्पेक्ट ज़रूर करें, लेकिन वो कोई बात करते हुए डरे ना। ये जो खौफ है ना दिल में, वो सिर्फ माँ बाप ही दिल से निकाल सकते हैं, और कोई नहीं निकाल सकता मेरे ख्याल से। जो आपकी जेंडर स्ट्रेटजी है उड़ान के नाम से, इसके बारे में कुछ बताएं। उड़ान अगर आप देखें तो एक छोटी सी ना स्पैरो है हमारी। वो स्पैरो के जो दोनों विंग्स हैं, उस पर अगर आप देखो तो 3 सर्कल्स हैं, ठीक है। एक में हेल्थ है, एजुकेशन है, लर्निंग एंड स्किल्स है, दूसरे में चाइल्ड प्रोटेक्शन है, न्यूट्रिशन है, और सोशल प्रोटेक्शन है। हमें ये लगता है, और आइडिया ये है कि कोई भी बच्ची, क्योंकि ये जूम इन कर रही है एडोलेसेंट गर्ल के ऊपर, ये बच्ची, ये जो स्ट्रैटेजी है, विद मेन एंड बॉयज़ एज एन एलाई एंड चैम्पियंस। तो ये जो हमारी स्पैरो है या हमारी उड़ान है, वो उस वक्त तक उड़ान नहीं भर सकती जब तक आप इनको ये सारी चीज़ें नहीं देंगे, जब तक आप उनको तालीम नहीं देंगे, जब तक आप उनको पानी नहीं देंगे, अच्छी खुराक नहीं देंगे, प्रोटेक्शन उनकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, उनकी जो है क्या कहते हैं, उनको वाटर एंड सैनिटेशन तक एक्सेस नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें, उड़ान का मतलब ये है कि एक जो 10 से 19 साल वाली बच्ची है, वो उड़ान कैसे भरेगी, और वो उस वक्त तक नहीं भर सकती जब तक उसका वालिद, उसकी वालदा, उसका भाई उसका साथ नहीं देंगे। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर। सारी चीज़ें जिस तरह आपने जिक्र किया कि 6 की 6 चीज़ें उनके लिए एक तरह से कंड्यूसिव एक एनवायरनमेंट बनाएंगे कि वो उड़ान भर सके। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली इसी तरह से है, क्योंकि उसमें और ये क्योंकि 2027 तक है, तो हमारी ज़्यादातर कोशिश यही है कि यूनिसेफ जिस हद तक ग्रास रूट लेवल तक जा सकता है, वहाँ पे ये माइंडसेट, वहाँ पे ये पूरी की पूरी आइडियोलॉजी को चेंज करे। और आमतौर पर वैसे मतलब जो साइकिल होता है वो 2027 में दोबारा आप जो स्ट्रैटेजी होती है उसको रिवाइज करते हैं, वो इसी तरह स्टेक होल्डर्स को। हाँ, उसका ये होता है कि उसकी अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसका एक मिड टर्म एनालिसिस भी हो। कि अच्छा हमने चले 2024 में लॉन्च की थी, तो चले 2026 में या 25 के आखिर में या 26 के शुरू में हम इसको एक रिव्यू तो करें, ठीक है, कि ये कहाँ तक हम पहुँच सके हैं। मतलब वो जिस तरह आप, ये नहीं, मैं इसकी मिसाल मिड टर्म रिव्यू के लिए अपने जो नाजरीन हैं उनके लिए मैं देना चाहूँगी, जैसे आप चावल पकाते हैं तो देग में से 2 दाने चेक करते हैं, तो हम 2 दाने चेक करने के लिए हम मिड टर्म रिव्यू करेंगे। जी, तो बस वो ये होता है, ये तरीक़ेकार होता है। और फिर उसके बाद डेफिनेटली, क्योंकि वक्त इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि हम ये चाहते हैं कि जितनी भी आवाज़ें शामिल हो सकें, आई थिंक उससे बेहतर काम नहीं है। और वो हमें बताएं कि और किस तरह से बेहतरी आ सकती है। अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है जवाद, बहुत ज़्यादा, चाहे वो हुकूमती सतह पे है, चाहे वो पार्लिमानी सतह पे है, चाहे वो लाहे अमल की सतह पे है, चाहे वो कानून साजी है, चाहे वो ग्रास रूट लेवल पे जो मोहल्ले हैं, घर हैं, वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। क्या मेरी उड़ान जो है वो ठट्टा के किसी घर में पहुँच चुकी है? क्या वो बदीन के किसी उसमें घर में पहुँच चुकी है? सखर में, हंगू में, कोहाट में, पारा चिनार में, सिब्बी में? क्या पता है लोगों को कि चाइल्ड राइट्स पे जब जेंडर लेंस लगता है तो क्या होता है? मुसावात किसे कहते हैं? हम इक्वालिटी किसे कहते हैं? हम इक्विटी किसे कहते हैं? और इसमें हमारे जो डिसेबल बच्चे हैं, फ़र्ज़ करें वो तो मल्टीपल डेप्रीवेशन, देखिए आपकी मल्टीपल डेप्रीवेशंस हैं। डेप्रीवेशंस ये हैं कि जो आपके राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं। आपका राइट है एजुकेशन का, लेकिन आप आउट ऑफ स्कूल है तो ये आपकी डेप्रीवेशन है। अगर आप क्या कहते हैं, खुराक का आपका हक है, लेकिन आप अगर खून की कमी है तो ये आपकी डेप्रीवेशन है। तो इन तमाम महरूमियों का किस तरह से ख़ात्मा करके हम उस बच्ची को या उस बच्चे को परवान चढ़ा सकते हैं, ताकि वो इस पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें कंट्रीब्यूट करे और सोसाइटी का एक अच्छा सिटीज़न या अच्छी सिटीज़न बने। और जब आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों के बारे में सोचती हैं, वही चूँकि आप जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनसे भी वाकिफ़ हैं, और जो चाहे वो पॉलिसी मेकिंग लेवल पे हो, चाहे वो रेगुलेटरी लेवल पे हो, तो
वही सवाल वही है कि कैसे हम इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं। तो आपके ज़हन में उसकी क्या स्ट्रेटजी आती है कि ओवरऑल क्या करना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊँ, हम लोग इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान गर्ल्स गाइड के साथ जा रहे हैं। पाकिस्तान गर्ल्स गाइड की जो रीच है वो ऑल ओवर पाकिस्तान है, गर्ल्स गाइड है। इसी तरह हम बॉय स्काउट्स के लिए साथ भी जा रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं ये गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए? क्योंकि अगर मतलब इंगेज करेंगे ना इनको, द फ्यूचर फादर, द फ्यूचर ब्रदर, द फ्यूचर हस्बैंड, तो आप इंगेज करके उनका माइंडसेट, उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हो अभी। दैट्स हाउ वी विल बी डूइंग इट। और इसमें आपका अगर एक इंस्टीट्यूट लेवल पे हम उनको इंगेज करके, तो वही बच्चे आगे जब अपने पीयर टू पीयर जा रहे हैं तो वहाँ पे चेंज लाने की बात कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान गर्ल्स एम्पावरमेंट फोरम लॉन्च किया इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स के ऊपर, और उसमें एक बड़े मज़े की बात हुई कि हमने 500 बच्चियों को ट्रेन किया, और विद इन लाइक 1 वीक उन 500 बच्चियों ने आगे मल्टीप्लायर इफेक्ट में और कई सारी बच्चियाँ अपने पैशन पे आके ट्रेन करना स्टार्ट की। किस पे ट्रेन करना? न्यूट्रिशन पे, हेल्थ पे, और क्या कहते हैं वाटर एंड सैनिटेशन में, क्लाइमेट के ऊपर। आप कई उसमें ऐसी बच्चियां भी थीं जिन्होंने पहली दफ़ा AJK से बाहर कदम रखा था और वो इस्लामाबाद आई थीं। अच्छा। तो ऐसी भी बच्चियां हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आपका हो गया उस हाउस होल्ड लेवल पे, इंस्टीट्यूट लेवल पे। मेरे ख्याल से चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है, जहाँ पे है उसकी जो क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन है, उसको हम एक तो यकीनी बनाएं। जहाँ नहीं है उनको खुदारा मेरी इस पॉडकास्ट से, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं या ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में एक तो उसको पास करवाएं और बाकायदा उसकी इम्प्लीमेंटेशन वॉच कमेटी बनाएं, जो भी हमारा है, ठीक है। और तीसरा ये कि हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, एजुकेशनिस्ट्स हैं, हमारे एकेडीमिया है, वो इन टॉपिक्स पे बैठ के डिस्कशन जब तक नहीं करेगा ना, तब तक देखिए होता है थिंक टैंक्स कर लिए, आपको ज़्यादातर इस्लामाबाद में डिस्कशंस मिलती है, मेट्रोपॉलिटन में मिलती है ना, कराची हो गया, लाहौर हो गया, क्वेटा हो गया, क्वेटा में बहुत कम है, इस तरह के इलाकों में मिलती है। लेकिन हम नीचे क्यों नहीं जा रहे? ठीक है, हम 5 स्टार होटल्स में बैठ के हम लोग, अब यूनिसेफ भी हम लोग कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम इसको लेकर जाएं, कम्युनिटी में लेकर जाएं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को यूज़ करें। सो वहाँ पे हम किस तरह से डिबेट जनरेट कर सकते हैं, वहाँ पे किस तरह से हम डायलॉग और इसमें रिलीजियस लीडर्स इंगेज करें। हमारी यूनिसेफ की इंटरनेशनल इस्लामिक इंस्टीट्यूट के साथ जो है बाकायदा पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हुई है, ताकि वो रिसर्च जनरेट कर सके कि अगर चाइल्ड मैरिज है तो उसके ऊपर क्या इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, अगर और उस पे मतलब फर्दर किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं, न्यूट्रिशन है तो उस पे कैसे कर सकते हैं, पेरेंटिंग है तो उसके ऊपर कैसे वालिदैन का रोल क्या है। सो वो हम लोग, मतलब ये मैं चाहूँगी कि जितने भी हमारे मेन स्टेक होल्डर्स, क्योंकि होल्स ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सिस्टम, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच जब तक जवाब नहीं होगी, आप जितनी मर्जी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ उड़ान कर लें या आप भले से अच्छे, बहुत अच्छे प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स बना लें, जब तक हमारी इन्फॉर्मेशन ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंचेगी और जब तक हर बच्चा और हर बच्ची को ये पता नहीं होगा उसका राइट क्या है। CRC शुड बी पार्ट ऑफ एवरी करिकुला, ताकि बच्चों को पता हो उनका राइट क्या है। मैं राह चलते किसी से पूछूं ना कि बेटा CRC क्या है, या आपको पता है कि आपके हकूक़ क्या हैं, तो बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा, और इवन जो स्कूल में हैं उनको भी बहुत कम पता होगा। तो हमारी जो राइट्स की लैंग्वेज है ना, ये जो हकूक़ है हमारे, जो कि जिस पे पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है, जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें हमारे सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए। और फिर आगे आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर मैस अवेयरनेस, नॉट ओनली मैस अवेयरनेस बट ऑल्सो लिसनिंग टू देयर वॉइसेस एंड देन शेपिंग अप द पॉलिसीज़ इन दिस रिगार्ड। ये अगर ये इस तरह से आप होलिस्टिक अप्रोच लेकर आओगे, तब आपकी चीज़ों में बेहतरी आना स्टार्ट करेगी, वरना अगर आप पीसफुल अप्रोच रखेंगे ना, नहीं आ सकती है। जिस तरह आपने जेंडर स्ट्रेटजी की बात की है और वो किस तरह से जो हमारे इक्वालिटी की हम बात करते हैं और वो किस तरह से चीज़ें लिंक्ड है, आई थिंक वही इट मेक्स अ फुल साइकिल, हाउ वन थिंग इज लिंक्ड टू द अदर वन। तो इसके बारे में बताएं फ्रॉम अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छा। जो एडोलेसेंट गर्ल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बताएं किस तरह इफेक्ट करती है। अच्छा, ठीक है, मैं आपको बताऊँ, हमारा जो डेवलपमेंट पैराडाइम होता है ना, उसमें हम देखते हैं हेल्थ, सेहत हो गई अलग, एजुकेशन हो गई अलग, ग़िज़ाइयत हो गई अलग। अब अगर आप उसको बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचें कि एक बच्ची जो है वो आपकी ठट्ठा में रहती है, ठीक है, उसके 4-5 बहन भाई हैं, लेकिन अगर उस बच्ची के हवाले से सोचा जाए, वो 15 साल की बच्ची है,
ठीक है, और उसके घर में 7 और अफराद हैं, ठीक है। अब क्योंकि जो वालिद साहब हैं वो ये कहते हैं, क्योंकि वो इतने गरीब हैं, वो ये चाहते हैं कि इस बच्ची की जल्दी शादी कर दें। अब इस बच्ची के साथ क्या हो रहा है, इस बच्ची के साथ ये हो रहा है कि वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी, तो वो आउट ऑफ स्कूल हो गई एक तरह से, मतलब ड्रॉप आउट हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसकी क्योंकि गुर्बत इतनी ज़्यादा है तो ग़िज़ाइयत भी ठीक नहीं है, तो खून की एक कमी अलग से है। थोड़ी देर के लिए ये सोच लेते हैं, ठीक है। ऊपर से ये ख़ानदान उसकी शादी करवा रहा है जल्दी, ठीक है। ये अब आप थोड़ा सा ये सोचें कि वो उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, उसमें खून की कमी है और उसकी जल्दी शादी हो गई। अब ये पूरा जो साइकिल है, और वो घर में अपनी बहन भाइयों में सबसे बड़ी है, ठीक है। उसके वाले ने उसकी शादी कर दी, विदिन 1 ईयर वो एक बच्चे की माँ भी बन जाती है, ठीक है। जो बच्चा पैदा हुआ है वो बहुत कमज़ोर पैदा हुआ है, क्योंकि माँ सेहतमंद नहीं है, माँ सेहतमंद नहीं है। अच्छा, अब जो उसका शौहर है, जो उसका इस लड़की का शौहर है, वो 17 साल का है, और वो क्या करता है, वो मजदूरी करता है, या वो अपने बाप के साथ शॉप पे जाता है, या कहीं पे रोज़ी रोटी जो भी उसकी कमाता है, ठीक है। ये 17 साल का लड़का है, वो 15 साल की बच्ची है, और ये एक बच्चे के माँ बाप भी हैं। अब क्योंकि ये बच्ची जो है, इसको पता नहीं है कि इसके राइट्स क्या हैं, तो ये जो बच्चा है, आप मुझे बताएं कि जब ये बड़ा होगा तो इसकी सलाहियतें क्या होंगी, इसकी लर्निंग एबिलिटीज़ क्या होंगी, इस बच्ची की अपनी जो वॉइस है, अपनी जो एजेंसी है, वो क्या होगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पूरा साइकिल है एक पॉवर्टी का लेके इंटरजनरेशनल हो रहा है ना, क्योंकि इससे आगे एक और बच्चा भी आ गया है। अब वो जो बच्चा पैदा हो रहा है, अब खाली एक बच्चा नहीं है, अगले साल और भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसकी अपनी सेहत कहाँ गई? क्या ये दोबारा तालीम मुकम्मल कर सकेगी? क्या ये दोबारा अपनी पैरों पे खड़ी हो सकेगी? क्या ये दोबारा कमा सकेगी, या ये कमाने जोगी होगी कि नहीं होगी? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है ना। क्या ये अपनी वॉइस को फ़ैसला साजी में अपने घर में यूज़ कर सकेगी? जो 17 साल का इसका शौहर है, ठीक है, क्या उसके घर में कितने और बच्चे हैं, मतलब वो कितने बहन भाइयों का वो है, हो सकता है आगे से वो भी 7-8 लोग हों। ये लड़की जो है, क्योंकि इस घर की बड़ी बहू है, ठीक है, तो वो सारे घर का सारा बोझ भी उठा रही है। एक ड्रामा है, मैं आपको कहूँगी कि वो ज़रूर अगर वो देखते हैं, दुर्र शहवार नाम से है, जो कि समीना पीरज़ादा का है और सनम बलोच का है। एन एक्सेलेंट डिपिक्शन कि कैसे औरत की आवाज़ दब जाती है और कैसी दबाई जाती है, और उसमें आगे जो उसकी लड़की है वो किस तरह से वो होती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 15 साल की बच्ची है, हम इसको दोबारा स्कूल में कैसे डाल सकते हैं? हम इसको ऑल्टरनेट लर्निंग पाथवे कैसे, क्योंकि अब ये सेकंड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है, अब इसका तो हो गया ना। अब इसको तो इसके शौहर को हम और कौन से लर्निंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं? इस बच्ची को स्किल सिखाएं ताकि वो आगे अपने पैरों पे खड़ी हो और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ लेकर जाए। कैसे कर सकते हैं? इस बच्ची की सेहत के लिए जाहिर बात है, वो जब कमाना स्टार्ट करेगी तो घर में लेकर आएगी, और इसकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा इस तरह से स्ट्रांग होगी। क्योंकि जब तक आप उसको सेकेंड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करोगे, इस बच्ची की वॉइस एंड एजेंसी दबी रहेगी, ठीक है। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों कहते हैं कि किस तरह से हम इन बच्चियों पे जो कि 10 से 19 साल की बच्चियां हैं उनमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ओनली बच्ची। मेरे पे ये भी क्वेश्चन आएगा कि अच्छा, लड़कों का भी तो होना चाहिए। ये लड़का चाइल्ड लेबर कर रहा है, ये जो 17 साल का इसका शौहर है, ये चाइल्ड लेबर कर रहा है। हम इसको कैसे स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि दोनों मिलके वो घर चला सकें, और इनको ये पता हो कि फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है। हमारे पास एडोलेसेंट लेड हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं है। हम कौन, मुझे बताएं कि कौन इनमें से जाएगा फैमिली प्लानिंग के लिए 15-17 साल का? सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग कि जो पूरे का पूरा जो सर्कल है ना पॉवर्टी वाला, वो आगे चलता चला जा रहा है, क्योंकि उस बच्ची की शादी बहुत जल्दी हो गई है, उस बच्ची को आपने स्कूल से निकाल दिया है, उस बच्ची की ग़िज़ाइयत पे आपने तवज्जो नहीं दी है, ठीक है। तो वो जो पूरा अगला ब्रैकेट आ रहा है उसकी लाइफ का, वो इसी तरह से चलता आ रहा है। तो पता ये चल रहा है कि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी नहीं करवा पा रही है क्योंकि वो एनीमिक है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ब्रेस्ट फीड कैसे करवाना है, ठीक है, वो अवेयरनेस नहीं है उनके पास। ये सारी है, आप अगर क्या कहते हैं ग़िज़ाइयत के, अब बहुत लंबा हो जाएगा जवाब, मेरे पास इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं बताने के लिए कि कई ऐसे, मैं बल्कि ये भी कहूँगी कि ऐसे पॉडकास्ट, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होने चाहिए कि जहाँ पे वो ये बात बताएं कि जब कभी भी आप खाने की कोई चीज़ देखें तो उसके अंदर देखें अब पढ़े कौन, क्योंकि इस बच्ची ने अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की है। क्या इसको पढ़ना आएगा कि जो चीज़ मैं मार्केट से ले रही हूँ उसके अंदर शुगर लेवल कितना ज़्यादा है? अगर मैं अपने बच्चे को इस शुगर से भरी हुई चीज़ दे रही हूँ तो मेरे बच्चे की लर्निंग एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, मेरा बच्चा हाइपर हो जाएगा, मेरे बच्चे में ये हो जाएगा।
क्योंकि हमें ये पता नहीं है, हम लेबल नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो बच्ची है जो स्कूल से बाहर निकली, उसको लेबल पढ़ना नहीं आ रहा है, समझ लगी है? तो ये कंप्लीट एक साइकिल है कि जहाँ पे हम उन बच्चियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन लड़कों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन पेरेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और मेल न्यूट्रिशन के हवाले से भी वो जो उसका इम्पैक्ट होता है ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर, जी बिल्कुल, दैट्स ह्यूज। एग्जैक्टली, कॉग्निटिव एबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है, आपकी खत्म हो जाती है। तो आई थिंक वही स्कूल ड्रॉप आउट भी जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं इसका फैक्टर होगा। देखिए टीचिंग क्वालिटी है, आपकी लर्निंग एबिलिटी है, आपकी लर्निंग पॉवर्टी है। आपने एक बच्चा जो 10 तक तालीम मुकम्मल कर ली है, लेकिन अगर उसको अपना नाम लिखना नहीं आ रहा, दैट इज़ अ लर्निंग पॉवर्टी। इट्स नॉट अबाउट कि 10 तक तालीम या 5 तक तालीम मुकम्मल कर ली है, क्या उसको वो समझ लग रहा है जो वो पढ़ रहा है या वो पढ़ रही है, ठीक है? इसीलिए तो हमारे बच्चे ज़्यादातर साइंस और मैथ्स में और आर्ट्स में और क्या कहते हैं इंजीनियरिंग में, हमारे क्यों ये जो इतने डिफ़िकल्ट वो हैं, उसमें भी लड़के जा रहे होते हैं, लड़कियाँ नहीं जा रही होती। अब उसके पीछे भी पूरे का पूरा तफरीक है, ठीक है? क्योंकि बच्ची के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना ना, बच्ची तो पराया धन है, बच्ची तो पराया धन है, बच्ची की तो जल्दी शादी कर देनी है, तो बच्ची पे इन्वेस्ट करके क्या करोगे? तो इसलिए आप उसको उस आर्ट्स में डालते हो, लड़के को आप मैथ्स में डालते हो, साइंस में डालते हो। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग कि जहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत है कि हम इक्वली, हम मसावात को इस्तेमाल करते हुए बिला तफरीक हम बच्चों की एजुकेशन को कैसे यकीनी बना सकते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बना सकते हैं, उनकी ग़िज़ाइयत, उनकी खुराक को हम किस तरह से यकीनी बना सकते हैं, उनकी कम उम्री में शादी को किस तरह से रोक सकते हैं। जब तक ये सब कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चों के जो राइट्स हैं वो वायलेट होते रहेंगे, एक या दूसरी नज़र में होते रहेंगे, किसी ना किसी तरह से होते रहेंगे। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे पेरेंट्स को कि किस तरह से अपने बच्चों की वो बेहतर तरबियत कर सकते हैं और किस तरह से उनकी नशोनुमा में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मैं वापस जाऊंगी अपनी जेंडर स्ट्रैटेजी की, जो मेरा एक छोटा सा वो सिंबल है ना, उड़ान वाला। मैं कहीं में भी आप बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, चाहे सखर में सुन रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ में सुन रहे हैं, पारा चिनार, हंगू, लाहौर, कहीं पे भी, सियालकोट पे कहीं पे भी सुन रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में भी सुन रहे हैं आप, मैं आपसे एक बात कहूँगी कि आपकी बेटी, आपका बेटा आपके लिए बराबर हैं, उसमें किसी किस्म का भी कभी तफरीक ना लाएं, क्योंकि ये जो तफरीक अगर आप बचपन से करेंगे, वो बच्ची अपनी आवाज़ खो बैठेगी। वो लड़का शायद हो सकता है फिर भी अपनी आवाज़ ले आए, क्योंकि उसको उसकी सोसाइटी इनेबल करती है। अगर घर से लड़की को इनेबलिंग माहौल नहीं मिलेगा, उसको एक ऐसा साजगार माहौल नहीं मिलेगा, वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाएगी, वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकेगी। हो सकता है कि उस वक़्त वो खामोश हो जाए, लेकिन कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी भी लम्हे पे वो आके इस बात का गिला आपसे ज़रूर करेगी कि आपने हम दोनों बहन भाइयों में कहीं ना कहीं फ़र्क किया है। मेरी आपसे गुजारिश यही होगी कि वो बच्ची उड़ान भरने के लिए बहुत तैयार है और उस बच्ची में वो तमाम पोटेंशियल है, सिर्फ़ उसको वो साजगार माहौल सिर्फ़ आप दे सकते हैं। और अगर हर घर में हर वालिद, हर वालदा अगर ये तहैया कर लें कि उन्होंने अपनी बच्ची की भी और अपने लड़के की भी तालीम मुकम्मल करनी है, उन दोनों को इक्वल सतह पे खुराक देनी है, उनकी कम उम्री में शादी नहीं करनी है, उनको एक महफूज माहौल, साजगार माहौल प्रोवाइड करना है, तो यकीन माने हमारे पाकिस्तान के लड़के और लड़कियों में जो पोटेंशियल है वो शायद दुनिया के किसी भी लड़के लड़की में नहीं है। और मैं चाहूँगी जवाद कि जो उड़ान का एक ख्वाब हमने देखा है, वो आप सिर्फ मेरे साथ मिलके इसको जो है पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं और कोई नहीं पहुंचा सकता। तो मेरी तमाम वालिदैन से यही इस्तदा होगी। एब्सोल्युटली, एंड आई रियली होप एंड विश कि जो भी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, जिसमें अल्टीमेटली सोसाइटी का और लोगों का फ़ायदा है, वो यू गेट टू अचीव दैट. Thank you so much for your time. My pleasure, Jawad. It's been Thank you. a pleasure listening to you, and I really appreciate the energy that you bring into the work that you do. Thank you so very much. बहुत शुक्रिया.